स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल स्किल वेब पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉश ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस की अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस दोनों क्लासेस देख ली हैं, आपको पता चल गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 250 एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज का हम लोग आज ये थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी टोटल 10 क्लासेस होनी है। जी हाँ, बस 10 क्लास और करें पूरा फुल रिवीजन। ठीक है, तो जो भी आपने ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है, आप सभी को केवल मैं 10 क्लास दूंगा। 10 क्लास में आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं या करवाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको आपको पढ़ के ही एग्जाम में जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको आप पढ़ के एग्जाम में जाना, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने का एक मौका मिलेगा अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्व केंद्र मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको आज बेहतरीन सेशन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें आपके लिए है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 44 इससे पहले तक आप कर चुके थे। ठीक है, सेकंड क्लास में। अब 44 आप देखिए, इसमें लिखा है विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन से भी पहले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या बच्चों? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको आप हिंदी में बोलते हो गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो आपको मैं समझाता हूं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। 2 मिनट थोड़ा इस पे समय देंगे, उसके बाद फटाफट अपने सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। बच्चों, जैसे मान लीजिए एक अपनी ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है। ठीक, आप अभी के लिए अभी पत्थर ही मान लो कि ये पत्थर है स्टूडेंट्स, ये पत्थर है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक ऐसा बिंदु इसके अंदर, एक ऐसा बिंदु इस वस्तु के अंदर, एक ऐसा बिंदु जहां पर इस पूरे वस्तु का द्रव्यमान या फिर भार क्या हो, केंद्रित हो। जहां पर इसका द्रव्यमान अथवा भार केंद्रित हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ जाओ कि इसके इस केंद्रक से, जिस केंद्र की आप बात कर रहे हो, अगर उस केंद्र पर आप कोई फोर्स लगा दो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो वो सारे पूरा के पूरे वस्तु को बैलेंस तरीके से उठा लेगा। मतलब ये बॉडी किधर भी मूव नहीं करेगी। जैसे समझो अगर इस बिंदु से होते हुए कोई एक आप बल लगा दो जस्ट ऊपर की तरफ, तो बच्चों ये जो नीचे इसका जो वेट है, ठीक है, जो इसका वेट है, कहने का मतलब है जो इसका भार है, उसको संतुलित अवस्था में ये उठा लेगा। कौन कौन उठा लेगा? फोर्स उठा लेगा, जो भी आप बल लगा रहे हो। ठीक है, इससे भी अच्छे तरीके से समझना है आपको, ये बस सीधे सीधे मतलब रखना है कि एक ऐसा बिंदु, वस्तु के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां पर उसका पूर्णतया उसका जो द्रव्यमान है वो केंद्रित है। ठीक है, पूर्णतया उसका द्रव्यमान केंद्रित है। जैसे अगर हम इसमें ये पूरी की पूरी वस्तु है, तो देखा जाए तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। हम कह रहे हैं छोटा सा द्रव्यमान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके के बहुत सारे अपने अपने छोटे छोटे द्रव्यमान हैं। तो बच्चों, लेकिन पूरे के पूरे द्रव्यमान का जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? ये इस बिंदु पर है। ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या होता है? केंद्रित होता है। तो आपको सीधे सीधे समझना ये है कि गुरुत्व केंद्र वस्तु के अंदर वह बिंदु है जिस जिस पर वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। ठीक है, द्रव्यमान बोले तो मास। ठीक है, आपको पता है मास इसको कहते हैं आप द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आप वेट बोलते हो, ठीक है, उसको कहते हैं भार। ठीक, दोनों चीजों में अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, मास की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है केजी, और जो वेट की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। समझ पा रहे हो? इतनी सी बात आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी कोई हार्ड एंड टफ बातें मैंने नहीं की। तो चलो क्वेश्चंस को अब रीड करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका कहना है वस्तु के गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है। तो भाई मैंने ये कहा कि गुरुत्व केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान निर्भर करता है। ठीक है,
तो इसका मतलब गुरुत्व केंद्र का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, इसके मास से रिलेटेड। अच्छा यहाँ मास दिया है, मास का मतलब एक्चुअल में द्रव्यमान है आपके लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना भार मत कर देना, द्रव्यमान लिखना है आपको। तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका द्रव्यमान बढ़ जाए, ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ जाए, इसका शेप बढ़ जाए, ठीक है, इधर उधर हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो है गुरुत्व केंद्र क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि द्रव्यमान इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे बोला गया है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है। चलो बता दो इसी बात पर, उस बिंदु का क्या नाम है। तो भाई उसी को तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं या फिर केंद्रीय बिंदु बोलते हैं। जरा इंग्लिश में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले आप समझो, what is the name of the point at which all the weight of the body concentrated। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैंने कहा कि जो है वेट मत लगाना, ठीक है। मेरी बात समझो, पहले पहले इनका कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें कौन प्रभावित करता है, तो द्रव्यमान प्रभावित करता है, क्योंकि W इक्वल टू होता है m/g। देखा जाए तो जो भार होता है बच्चों, वो भार और द्रव्यमान में कुछ इस तरीके से संबंध है, ठीक है। जहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान होता कितना है, 9.81, ठीक है। ये सब आप जान रहे हो, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है। कहने का मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा तो भार भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन ये क्योंकि दो बातों पे निर्भर कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे द्रव्यमान सही आंसर माना है, ठीक है। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो या सेंट्रॉयड बोल लो, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो चलो मतलब सॉरी सेंट्रॉयड बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये हाँ एक ही बात होती है, वैसे भी सही बोल दिया मैंने, ठीक है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट, तो कह रहे हैं पॉइंट का क्या नाम है एट विच ऑल द वेट, पूरा का पूरा भार ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे इसको पढ़ लो, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है। तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या गुरुत्व केंद्र। इसको ऐसे ना लिख के हम लोग बोलेंगे गुरुत्व केंद्र, क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, समझ पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो पहले मैं आपको कई सारे, मतलब वृत्त का ही क्या, मैं कई सारे उसका बताता हूँ आपको कि कहाँ पे होते हैं, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले वृत्त का इन्होंने पूछा है, तो मैं वृत्त का बता, बच्चों वृत्त का, ठीक है, और गोले का, गोला और वृत्त में अंतर होता है, जानते हो ना। वृत्त, वृत्त और ये गोला है, ठीक है। तो गोला जो होता है वो तो जैसे जो बॉल होती है आपकी, वो क्या है, अगर एग्जाम्पल ले लो आप, तो क्या होता है, बॉल, जो गेंद है वो आपकी क्या है, गोला है, ठीक है। लेकिन वृत्त क्या है, जैसे आपकी प्लेट, ठीक है, प्लेट जो है वो वृत्ताकार होती है, क्या होती है, प्लेट, ठीक। तो एक तरीके से जो वृत्त है उसको हम लोग 2D में ही बोलते हैं, और ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है, ठीक, समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं। चलो तो जो वृत्त है बच्चों, वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, जो वृत्त का केंद्र है वही क्या हो जाएगा, वही आपका जो वृत्त का केंद्र है या फिर जो गोले का केंद्र है, दोनों जो केंद्र है बच्चों, वही आपका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, ठीक है, वही आपका गुरुत्व केंद्र है। इसी तरीके से जो इसका केंद्र है, किसका, गोले का केंद्र, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। CG से भी हम लोग इसको कभी कभी डिनोट करते हैं, ठीक है, CG। तो इसी का जो वृत्त, जो गोला है, ये इस गोले का जो केंद्र है बच्चों, ये जो केंद्र है बीच में, यही केंद्र ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। इसका भी यही केंद्र क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो कहाँ होगा इसका, जरा बता दो इसी बात पे। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो गया, एट द सेंटर। कहने का मतलब इसके केंद्र में, इसके केंद्र में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, किसकी, अगर ये वृत्त ले लो आप तो भी, और गोला ले लो आप, ठीक है, गोला ले लो तो भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ मैं देखता हूँ आगे, अभी किसी न किसी क्वेश्चन में और भी चीज़ों को बताता हूँ आपको। चलो 47 को अगर देखें हम लोग,
तो 47 में आपसे बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु, अब चलो आ ही गया, लंबवृत्तीय शंकु का आपको गुरुत्व केंद्र बताना है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, फ्रॉम इट्स बेस। तो फ्रॉम इट्स बेस में अभी अभी पहले आपको मैं दो चीजें बताता हूं। शंकु समझते हो, शंकु का मतलब होता है कोन। जब बर्थडे होता है तो जो बच्चों के सर पे कैप लगाते हैं वो किस आकार की कैप होती है? शंकु के आकार की। किसके आकार की होती है? शंकु के आकार पे। ठीक है, तो आपको दो बातें बहुत ध्यान रखना है। शंकु, जैसे आप बोलो ना शंकु है ये, तो ठीक है भाई, कौन है, मान लेते हैं कि कौन है। तो कौन आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे दो प्रकार के? एक तो वो जो पूरा का पूरा भरा हुआ हो अंदर से, मतलब सॉलिड हो। ठीक है, तो क्या हो ये? सॉलिड हो, सॉलिड कोन। ठीक, और एक क्या हो? खोखला हो, मतलब हॉलो हो। ठीक है, खोखला, ध्यान रखना, खोखला। ठीक, चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, ये जो ऊंचाई है इसकी वो है आपकी एच। क्या है? एच है वो ऊंचाई। और जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है, चलो इधर थोड़ा ज्यादा और करना चाहिए मुझे, चलो इसी को मान लो, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आर है बच्चों। और इसकी जो ऊंचाई है आधार से, कहाँ से? इसकी जो ऊंचाई है आधार से, आधार ये है, ठीक है, आधार से जो इसकी ऊंचाई है वो एच है, मान लिए। ठीक है, चलो, तो जब इस तरीके से होता है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है बच्चों, जो इसका गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित हो जाता है? इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो h/3 पे। कहने का मतलब ये जो टोटल है ना, ये टोटल है, तो टोटल h का एक तिहाई हिस्सा कहाँ से? नीचे से। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। मतलब h/3 पे हमारा क्या होगा? गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? मतलब h/3 पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक, ये चीजें ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो आपका दूसरा फिगर है स्टूडेंट्स, उसमें भी होगा। मान लेते हैं भाई इसकी भी हाइट कुछ ना कुछ तो होगी, एच है, मान लेते हैं इसकी हाइट। तो स्टूडेंट्स एच है इसकी हाइट, इसकी भी त्रिज्या आर ही है, सेम वैसे ही वैसे हैं। लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सी जी इसका होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो h/3 नहीं होगा, वो h/4 होगा। तो जरा ध्यान से सुनो और कंफ्यूज ना होना, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है वो ये वाला नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो सॉलिड है कि क्या है। तो जब आपके क्वेश्चन में इस तरीके से ना पता हो कि सॉलिड है कि खोखला है, तो आपको खोखला ही दिमाग में रखना है। ठीक है, खोखला मीन्स अंदर से कुछ नहीं है। ठीक है, खोखला शंकु। देखो इन्होंने लिखा है एक लंब वृत्तीय शंकु। तो लंब वृत्तीय शंकु तो दोनों है, लेकिन एक अंदर से भरा हुआ है, ठोस है, और एक क्या है? खाली है। तो जो खाली होगा बच्चों उसका h/3 पे होगा। कहाँ पे? h/3 पे उसका गुरुत्व केंद्र होगा। याद रखना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं ये। ठीक है, लेकिन अगर भरा हुआ है अंदर से, सॉलिड है वही कौन, तो h/4 पे होगा। फिर ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे होगा? h/4 पे हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखोगे। चलो, तो फिलहाल के लिए यहाँ आपका जो आंसर सही है वो h/4 नहीं है बल्कि h/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो h/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो h/3 इज द करेक्ट आंसर। इनका कहना है कि बताओ कि गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा। तो आधार से कितनी ऊंचाई पे होगा? तो आधार से ये जो होगा h/4 पे, लेकिन अगर इसकी बात करो तो h/3 पर स्थापित होगा। ठीक, समझ गए अच्छे से? चलो, तो आगे बढ़ते हैं भाई। 48, क्वेश्चन नंबर 48 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। कह रहे एक आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है या क्या होता है। तो चलो एक आयताकार बॉडी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये है आयताकार बॉडी। अगर इसका हम लोग विकर्ण निकालें, अगर इसमें विकर्ण देखें तो विकर्ण यही होता है। ठीक है, एक कोने को दूसरे कोने से मिलाना है। ठीक है, इसको भी मिला दो भाई, इसको भी जरा मिला दो ऐसे करके, ये कोना ही मान लो। तो ये जो बिंदु है, जो ये विकर्णों का जो कटा हुआ बिंदु है, कहने का मतलब ये आपका, और इधर वाला इसका जो ये कटा हुआ बिंदु है जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, वही क्या होता है? गुरुत्व केंद्र हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही आपका क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो जो ये डायगोनल है, मतलब जैसे अगर मान लो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, देन ABC, इफ द ABCD इज द रेक्टेंगल, देन द
कट पॉइंट ऑफ द डायगोनल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं डायगोनल, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो जिसका विकर्ण है, जो इसका डायगोनल है, ठीक है, जो इसका क्या है? डायगोनल है, जो इसका डायगोनल है, वही डायगोनल का जो क्रॉस पॉइंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। तो चलो देखते हैं, इसमें लिखा है इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, प्रतिच्छेदन मतलब जहां एक दूसरे को काटते हैं, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर, अब चलो देखो हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर होता क्या है? गोला ये होता है पूरा फुल, ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा फुल गोला है आपका। और अगर मतलब गोला बोले तो बॉल, फुटबॉल जो होती है ना, फुटबॉल, ध्यान रखना वो क्या है आपका? गोला है। तो बच्चों आपको पता है कि गोले के जो केंद्र पर, गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब गुरुत्व केंद्र जो होता है, जो गुरुत्व केंद्र है वो गोले के केंद्र ही है। लेकिन अगर इसको काट दें बच्चों, इसको अगर हम लोग आधा आधा काट दें तो फिगर कैसा बन जाता है मैं आपको दिखाता हूं आगे। तो बच्चों अगर उसको हम लोग आधा आधा काट दें तो कुछ आपको ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। इधर वाला जो कटा हुआ पार्ट है वो ऐसे करके दिखेगा, मतलब एक ढक्कन नुमा आकार का दिखेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग आधे की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग आधे की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो इसका आधार है, मतलब जहां से आप काटे हो उससे कितने ऊंचाई पर होगा ये देखना है, ठीक है। तो यहां पे आपका अगर मान लो गुरुत्व केंद्र है तो गुरुत्व केंद्र की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर इसकी त्रिज्या आर है बच्चों, अगर इसकी त्रिज्या आर है, ध्यान से सुन लो, कलर में चेंज कर रहा हूं, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो फिर इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वो हो जाएगी 3r/8, ठीक। मतलब अगर ये r है तो 3r/8 पे, यहां से 3r/8 पे इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये है आपका आंसर। बाकी जो इसका केंद्र है वो तो गुरुत्व केंद्र है ही है, वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही है गोले के लिए। तो भैया गोले के लिए आपको पता है बहुत आसान है, लेकिन अर्धगोला है ये, ठीक है। अर्धगोले की बात कर रहे हैं तो अर्धगोला जो जो जिसको कहते हो आप, ये ठोस अर्धगोला है। हाँ देखो यहाँ ठोस लिखा है ना, इसका मतलब ये भरा हुआ है, ठीक है। तो ठोस अर्धगोले का जो है वो हो जाएगा 3r/8, 3r/8। तो मतलब बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? लिखा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस, तो बेस तो यही हुआ, तो अगर r इज द रेडियस देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 3r/8, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 50 में चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, इसमें लिखा है वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर की मतलब कई बार बता चुका हूं कि गोले का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ होता है? केंद्र पर होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान निकला, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है विच स्टेट, कह रहे हैं विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप, कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप, कहने का मतलब है एक कोन है और रेस्टिंग ऑन इट्स टिप, कहने का मतलब ये जमीन पर अपने टिप पर रुका हुआ है। तो ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम है, पहले आपको मैं बताता हूं आज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ठीक है। चलो आप भी क्या याद रखोगे कि क्या क्या बता देते हैं, चलो। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग समझते हैं भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसको आप बोलते हो संतुलन। तो बच्चों संतुलन होता है तीन प्रकार का, हालांकि मैंने इसको आपको बताया है किसी थियरी क्लास में, आज यहाँ पे मैं आपको फिर से डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो संतुलन होती हैं तीन प्रकार की। तो पहला होता है स्टेबल, जिसको आप बोलते हो अस्थाई। दूसरा होता है अस्थाई, ठीक है, जिसको आप कहते हो बच्चों अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। सोच रहे हो कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। चलो तीसरा होता है न्यूट्रल। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल, कहने का मतलब उदासीन,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उदासीन। ठीक, तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है आखिर। ठीक है, ऐसे करके एक मैं ऐसे 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 करके बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक रख दो बॉल, तीन जगहों पे मैं बॉल रखूंगा। एक बॉल यहाँ रखी है भाई, सेम वही बॉल है। एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, और एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है। अब आप सोच रहे हो ये तीन बॉल का लोचा क्या है, कौन सा जादू दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा जादू यहाँ चलता है मेरा आपके लिए, आपके ऊपर कौन सा जादू होने वाला है। ध्यान से देखो, मैं जादू दिखाता हूँ आपको। देखो जादू ये है इसका कि भैया आपको यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे होते हैं तीन इक्विलिब्रियम, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। अभी मुझे बताओ, जो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी बॉडी को खूब मूव करा लो, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो वो वहीं पे रुक जाएगी वापस जहां से वो शुरू हुई थी चलना। ठीक है, तो जरा फर्स्ट वाले पे नजर करो। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाऊं और इस बॉल को यहां तक ले आऊं, ठीक है, यहां तक ले आया, लेकिन जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ऐसे 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 होते 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 ये फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगी। समझ पा रहे हो, इसी पोजीशन पे वापस फिर से आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने इसको डिस्टर्ब तो किया, इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया, लेकिन जब हमने फोर्स हटा दिया तो ये वापस अपने पोजीशन को मेंटेन कर ली। तो इस तरीके की जो संतुलन है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों अस्थाई संतुलन। अब एक दूसरा देखो, अगर मैंने इस पे भी उसी तरीके से बल लगा दिया और बल लगा के खींच दिया तो क्या लगता है कि ये वापस अपने जगह पे आ पाएगी या फिर इसका काम हो गया कहानी। अरे लाल से ना बनाए, नहीं आप कहोगे अगर गिरेगी नीचे तो क्या कलर चेंज हो जाएगा क्या सर। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। चलो नीचे गिरेगी तो ये यहाँ आ जाएगी, और बताओ क्या ये वापस अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संतुलन है बच्चों वो है आपका अस्थायी संतुलन। ठीक है, अब चलो न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो भाई न्यूट्रल का मतलब तो ये है कि अगर जैसे मान लो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसके बॉडी की पोजीशन को चेंज किया और ये बॉडी की पोजीशन यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब जब आप फिर से इधर फोर्स लगाओ तो इधर जाएगी, अदरवाइज ये यहीं पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हो, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने पे ये यहीं पे रुक जाएगी। कहने का मतलब जितना खिसकाओगे उतना जाएगी, जितना रोकोगे तो रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो आपने एक बार बल लगाया तो अपनी इस पोजीशन पे अभी दोबारा आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो ये अस्थाई है। यहाँ आपने बल लगाया तो भाई ठीक है, डिस्टर्ब हो गई, अलग जगह पे पहुंच गई, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो ये वापस उसी जगह पे चली गई। इसका मतलब ये क्या है, अस्थाई संतुलन है। अब आपको आंसर बताना है इसका। उन्होंने कहा कि भाई बताओ कि अगर कोई शंकु, ठीक है, इस तरीके से अपने टिप पे खड़ा है, टिप पे इस तरीके से खड़ा है, तो बताओ ये किस तरीके का संतुलन है। तो आप तो अब अच्छे से समझ गए कि अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया आपने तो ये गिर जाएगा। मान लो ठीक है किसी तरह ये खड़ा ही है, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर मान लो खड़ा ही है तो थोड़ा सा भी बल लगाओ तो ये वापस अपने मेंटेन नहीं कर पाएगा इसको। तो इसका मतलब ये किस तरीके का संतुलन है, ये अस्थाई संतुलन है बच्चों। ये क्या है, अस्थाई संतुलन है। ठीक, समझ गए मेरी बात। चलो, और अगर मान लो आपने इस पे बल लगाया होता, फिर ये तिरछी हुई होती, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गई होती बल हटाने के बाद, तो उसको तब फिर कहते हैं अस्थायी संतुलन। लेकिन क्या लगता है, ये टिप पे एक तो अपने ऐसे ही इतने बिंदु पे खड़ी है, अगर उसको थोड़ा सा भी हल्का सा भी धक्का लग गया तो वो गिरी जाएगी। ठीक है, वो अस्थायी संतुलन है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस 1/3 ऑफ इट्स हाइट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्व केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई का 1/3 होता है। क्या आप जानते हो कि अगर कोई मैं ट्रायंगल बना दूं, जैसे मान लो एक ही ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, मान लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी में अगर मैं कहूं कि इसकी हाइट जो है, इसकी जो ऊंचाई है, इस ट्रायंगल की जो ऊंचाई है आपकी वो है एच बच्चों, और जो इसका बेस है वो है बी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का बोलूं कि बताओ कहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, तो इसकी हाइट की इस वाली लाइन पे, ध्यान से सुनना, इसके हाइट की इस वाली लाइन पे नीचे से, कहने का मतलब इस बेस से ए बी से कितनी ऊंचाई पर हो जाएगा, ये कितनी ऊंचाई पर होगा, ये हो जाएगा h/3। तो बच्चों ये ट्रायंगल का होता है, ध्यान से समझ लो, इसको दिमाग में ठूस ठूस के भर लो। ठीक है, चलो आओ, तो h/3 पे क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो CG कहाँ लाई करेगा भैया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, h/3 फ्रॉम द बेस। इसके जो बेस, इसके आधार से कितनी ऊंचाई पर, h/3 पर। अगर ये पूरा h है तो h/3 पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं विच स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम एग्जांपल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस।
हो उल्टा उल्टा उल्टा, इनका कहना है कि अब ये बेस जो कोण है, जो ये शंकु है बच्चों, अभी तक शंकु जिसमें मैं आपको समझा रहा था स्थाई अस्थाई संतुलन, तो ये किस तरीके का संतुलन है जरा बता दो। अगर ये अपने बेस पे आराम से टिका हुआ है फर्स्ट क्लास, ठीक है, अपने बेस पे, इसको इसको बोलते हैं टिप, इसको कहते हैं टिप, और ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला पोर्शन है वो है बेस। तो अगर आधार पर, ठीक है, टिप का मतलब हुआ नोक, सब कुछ लिखूंगा हिंदी में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये नोक, तो नोक पे अगर खड़ा है तो अस्थाई संतुलन, लेकिन बेस पे खड़ा है तब तो आराम से खड़ा रहेगा भाई, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो ये शंकु आराम से रेस्ट पे रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा, तो ये क्या है, स्टेबल है। समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब, इसीलिए वहां पे समझाया था कौन सा कहाँ पे कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं मैं भाई। यहाँ पे ये तो पॉइंट पे है, तो अगर थोड़ा सा भी धक्का दिए तो गिर गया। यहाँ ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, यहाँ धक्का दे दो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा धक्का दे भी दोगे लेकिन ये अस्थाई है, उसी जगह पे बना रहेगा। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, मजा आएगी। चलो इसी बात पे सॉल्व करते हैं। एक फिगर दिया गया है स्टूडेंट्स, और इस फिगर में आपसे पूछा गया है कि चलो बता दो वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन। ये जो टी सेक्शन आपका दिया है, चलो पहले मैं इसमें आता हूँ। इसमें ये जो टी सेक्शन दिया है बच्चों, ये टोटल इसका जो है मतलब इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। एक हो गया ये आपका, और एक हो गया ये, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ये पूरा, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो दो सेक्शन हैं, इन दोनों से मतलब ये बना के टी बन रहे हैं। जैसे मान लो ये पहला एक अलग सेक्शन है, ये दूसरा अलग सेक्शन है, दोनों मिला के टी बन रहे हैं। तो कह रहे हैं इसका बताओ ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पर होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है पहले आपको मैं वो बताता हूँ, ढंग से समझना, ठीक है, तो मजा आएगी। अगर इसको समझ गए तो आगे जितने भी क्वेश्चन है और अच्छे से समझ जाओगे। ये जो टी है बच्चों, वो अगर इसको मैं बीच से काटने का सोचूं, जैसे मैं सोच रहा हूं कि चलो मैं यहां से काट देता हूं, इसको सीधी नहीं बन रही लाइन, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे इस जगह से मैं काटने के लिए सोच रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि इसको आप बराबर हिस्सों में काट ले जाओगे, इधर भी और उधर भी, है ना, बराबर हिस्सों में काट ले जाओगे। अच्छा, एक एक यहाँ पे कुछ गलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये आंसर इस तरीके से नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे है 10, इतना ये नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको मैं सफ़ेद से आपके लिए गायब ही कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जो है बच्चों, ये इतना नहीं है, ठीक, ये देखो ये केवल 10 यहीं तक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको मैं बता दूं, ये 12 है इसकी लंबाई, और ये 3 है, ठीक है। ये इतना 10 है नीचे का, और ये 3 है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का एरिया निकाल लो। तो चलो पहले दोनों का एरिया निकालना शुरू करते हो। तो एरिया निकालना तो बहुत आसान है ना भाई। जैसे मान लिया एक ये वाला सेक्शन है और एक नीचे वाला सेक्शन है, तो उसका एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है ना भाई। मान लिया ये A1 है, यहाँ देखो ये A1 मैंने लिख दिया और ये A2 लिख दिया, तो एरिया दोनों का निकालो, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालो। तो 12 × 3 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया A1। A2 भी निकालो एरिया, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो निकालो, और क्या करना है क्या है बाद में वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो A2 का निकालो, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई, मान लिए। अब हम एक बिंदु इसमें बनाने जा रहे हैं आपके लिए, जहां से हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। जैसे ये बिंदु ए है बच्चों, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए और बी की ये जो लाइन है, इसमें हम किसी जगह पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि यहाँ से, कहाँ से, ए से एक्स दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, ठीक है। तो आप समझो कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले वो देखो, ठीक है। हम लोग करते क्या है, हम लोग मोमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं, आघूर्ण। आघूर्ण अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा बुक में देखो, और उसमें करना कुछ नहीं होता, आप ऐसे ध्यान से देखो क्या है ये आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे बिंदु ए के सापेक्ष सापेक्ष आघूर्ण। तो बिंदु ए के सापेक्ष जो आघूर्ण है वो क्या है, कैसे निकालते हैं, पहले ध्यान से देखो। पहले आप टोटल का निकालो, पूरे पूरे बॉडी का टोटल एरिया कितना हो गया बच्चों, जरा मुझे बता दो। पूरा एरिया कितना हुआ, पूरा एरिया हो जाएगा 36 प्लस, मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे ना टोटल एरिया,
प्लस 30, जोड़ दो भाई, ठीक है, और गुणा कर दो जो ये इस जगह से जितनी दूरी पे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को माना है, कितने से गुणा करोगे, x से करोगे, ठीक है। अब लगाओ बराबर, फिर क्या लिखोगे, a1 और x1, कहने का मतलब है अब आपको ये बताना है बच्चों कि अगर ये अलग अलग मैं बोलता कि अलग अलग इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है, तो चलो मान लेते हैं पहले वाले पार्ट का गुरुत्व केंद्र इस जगह पर है भाई, ये तो आयत है, तो इसका जान ही रहे हो, ये डायगोनल कट करोगे यहाँ आएगा, और दूसरे वाले का गुरुत्व केंद्र कहाँ है बच्चों, यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो जब आप इसको देखोगे ए बिंदु से, तो ए बिंदु से ये वाला बिंदु जो है, जो ये बिंदु है, वो ए से कितनी दूरी पर होगा, 4 नहीं, ये हो जाएगा बच्चों 5 पे। भाई ये टोटल 10 था, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 है, तो ये जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह अगर यहाँ इसको देखो, तो ये जो इतना जगह है वो टोटल 3 है, देखो टोटल 3 है, तो इतना क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ए से देखो कितना है, तो यहाँ से लेके, ठीक है ना, नीचे से लेके ए से बिंदु से कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ तक 10 है, और इतना जोड़ लो तो हो जाएगा 11.5। समझ पा रहे हो, क्या हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। अब करते हैं, तो लिखना हम लोगों को ये है a1x1 प्लस a2x2, ये लिखना है, ध्यान से इसको देख लो, यही करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको जरा जोड़ो तो हो जाएगा 36, कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सही तो कर रहे हैं ना, चलो हाँ 66 हो जाएगा, इंटू एक्स कर दो बराबर, a1 की वैल्यू आप ऊपर जानते हो 36 है, और x1 की वैल्यू आप निकालो, कहाँ है x1, x1 पहले लिख देता हूँ, आप सोच रहे हो ये x1 कहाँ है, ठीक है। तो भैया ये जो है इसको आप मान लो 36 माने हो ना, तो ऊपर वाला एरिया है, तो x1 ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो x1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो x2 है, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आओ तो देखते हैं, तो अभी आप बताओ, a1 की वैल्यू मैंने लिख दिया, a1 की वैल्यू लिख दिया, अब x1 बताओ, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 11.5, 11.5 हो गया, तुम गुणा कर दो इसको, प्लस ये हो गया। अब इसको देखो a2, तो a2 है आपका 30, और गुणे x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गया। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए दोनों लोग मिलके सॉल्व करते हैं, एक कैलकुलेटर है आज आपके लिए, ठीक है। आप सोचते हो कि खुद तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, और हमको सॉल्व करवाते हैं दिमाग से, है ना, क्यों हम दिमाग खर्चा करें, तो आप भी मत खर्चा करो, मैं भी नहीं करता हूँ। जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि भाई कितना होगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ का हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 11.5, तो ये हो जाएगा आपका 414, और एक और कर लो, ये हो जाएगा 30 गुणे 5, ठीक है, तो ये 150, तो कितना आ गया भाई, कितना आ गया, ये हो गया आपका 414 और प्लस 150, तो 414 प्लस 150 कितना हुआ, ये हो गया बच्चों 564, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा सॉल्व किया आपके सामने, और ये हो गया 564, ठीक है, और ये हो गया 66x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 564 डिवाइडेड बाई 66। तो चलो अब इसको भी कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाई 66, तो कितना हो जाएगा, आंसर आपके जस्ट सामने है, आप देख रहे हो कि आंसर आपका मजेदार सा आंसर गर्मा गर्म ये आंसर निकल आया है, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू, और x को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। तो 8.545 सेंटीमीटर इज द आंसर, तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाता है। समय लगा ना, कोई बात नहीं, तो आपको समय लगा है तो इसका फायदा भी तो हुआ है, आप जान गए कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ गया समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने किया है, ये जो मैंने किया है इसको ध्यान रखो आप, ये क्या किया है मैंने, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये दोनों एरिया को मैंने जोड़ा है, ठीक है, ये A1 और A2 को मैंने जोड़ दिया है, ठीक, ये, और गुणा करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है दूरी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, कैलकुलेटर तो हटा दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बहुत आसान होता है बच्चों, इसको इसको ये देखो, ये जो फिगर दिया है, मान लिया ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी,
ठीक है। तो जब इसको कट करोगे तो एक बिंदु यहाँ आएगा, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये इसकी पोजीशन होगी क्या, तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये इसका आधा होगा ना, पूरा का पूरा 12 है तो आधा है, तो आधा है तो 6 है, और ये पूरा का पूरा क्योंकि यहाँ 3 दिया है बच्चों, तो अगर हम यहाँ तक की दूरी ले लें, कैसे पता चल रहा है कि यहाँ तक की लेनी है, देखो एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, तो यहाँ तक की जो दूरी लिए हो तो वो तो आ गई 6, और यहाँ तक का जो लिए हो वो आ गई पूरा का पूरा 3 है, तो ये हो जाएगा 1.5, तो हो जाएगा 1.5। तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी 6 और 1.5। तो जरा देख लेते हैं 6 और 1.5 कहाँ है, 6 और 1.5, 6 और 1.5, ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या क्या है भाई, इस बिंदु का आपको क्या बताना था कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 6 और 1.5, ठीक है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक, समझ गए। चलो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है, इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना। लैमिना ये है आपका, अच्छा लैमिना है क्या, ये पहले एक देख लो आप, ये ट्रायंगल है बच्चों, ये है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल का आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई दिया है, तो आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, यही सॉल्व करा रहा हूँ, कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसके बेस से, मतलब यहाँ नीचे से कितनी ऊंचाई पर होता है, h/3 पे होता है। तो अगर ये टोटल 6 है ऊंचाई, भाई h की वैल्यू 6 है, तो h/3 क्या हो जाएगा, h/3 हो जाएगा 6/3, तो बराबर 2, तो 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 को आपको होमवर्क ही दे दूं क्या, तड़पा तड़पा के होमवर्क आपको दूंगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसमें भी वही करना है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, करोगे आप, ठीक है। जैसे एक 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 पार्ट ये है, जैसे मान लो MNOP, ठीक है। तो एक एक रेक्टेंगल है आपके पास MNOP, और एक है इसको AB मान लो, अगर AB पोर्शन मान लो, तो देखो आपके पास 2 रेक्टेंगल के एरिया हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं कि पहला वाला एरिया A1 है, दूसरा वाला एरिया A2 है, ठीक है। तो A1 का एरिया का मतलब हुआ कि आप किस रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, रेक्टेंगल MNOP की बात कर रहे हो, और दूसरा वाला कौन सा रेक्टेंगल है, NOAB की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों रेक्टेंगल का, दोनों आयत का आप क्षेत्रफल निकालो पहले। ये क्या है, ये क्षेत्रफल है बच्चों, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। निकालना पड़ता है ना, अभी एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, A1 A2 निकाल लेना, फिर क्या करना, यहाँ करना A1 + A2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू A1 x1 + A2 x2, ठीक है। इतना कर लेना। ये क्या है, बिंदु, बिंदु जो है किस, क्या मान ले, बिंदु ओ नहीं, वो तो पहले से ही माने थे, और कुछ मानते हैं, बिंदु x से आघूर्ण लेने पर, बिंदु A, और बिंदु x कहाँ है पहले ये तो देख लो। आप कहोगे इनविजिबल है क्या सर, यहाँ है भैया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ है। तो देखो यहाँ अगर आपका बिंदु है, यहाँ से आप गुरुत्व केंद्र, तो मान लेते हैं कि आपका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है। आप सोचते हो कैसे सर मान लिए, तो एक अंदाजन आप सेट करो कि हाँ यहाँ पर है, तो चलो ठीक है, इसको तो आपने x मान लिया। अब पहला वाला जो बॉडी है जिसके लिए एरिया A1 आपने बोला है, ये एरिया A2 है, तो पहले वाले बॉडी के लिए मान लिया कि भाई, मान क्या लिया, इसका तो गुरुत्व केंद्र यहाँ होता ही है, तो पहले वाले का गुरुत्व केंद्र इस पोजीशन से यहाँ हो जाएगा, इसको आप बोलोगे x1। और दूसरे वाले का देखो ये है पूरा रेक्टेंगल, ध्यान से देखो ये, ठीक है। तो दूसरे वाले का इसके बीचों बीच यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, बता दूं यहीं पे, x1 की वैल्यू अगर ये 50 है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 25, और बताओ अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 160 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा 80, और इतना 50 और है, तो 80 50 130, ठीक, 130 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मिलीमीटर में दे रहे हैं, चलो मिलीमीटर, ये मिलीमीटर ये हो जाएगा। तो x1 x2 की भी वैल्यू पता चल गई, A1 A2 की वैल्यू आपको, A1 A2 भी तो आप निकाल लोगे भाई, ये 50 गुणे 100 करोगे तो ये A1 एरिया आ जाएगा, और 160 गुणे
60 करोगे तो A2 एरिया निकल जाएगा। फिर जब आप A1 A2 सब कुछ जान जाओगे तो आपको बचेगा केवल x, फिर आप x आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये प्यारा सा होमवर्क आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स खाली है। अगर दम होगी तो कमेंट बॉक्स को भर के दिखाना, मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक, होमवर्क है ये आपके लिए। आप बताओ, थोड़ा मुझे भी दिखाओ कि आप भी पढ़ रहे हो। आपके लिए पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स पड़ा है आंसर देने के लिए। मुझे बताओ इसका आंसर नंबर बी है, ए है, क्या है, ये बता दो। ठीक है, और क्वेश्चन जरूर डाल देना। ठीक है, बोल देना कि सर 57 नंबर का आंसर क्या है, तो आंसर का ऑप्शन बता देना ABCD। ठीक है, चलो इस तरीके से करना है। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉनिकल ऑब्जेक्ट। कॉनिकल ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। ठीक है, तो बताते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका भी वैसे ही करना है, तो ध्यान से देखो। इसमें जो दिया है ये एक तरीके से, ये तो वर्ग है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो स्क्वायर का तो आप जानते हो कि कहाँ होगा, इस जगह पे होगा। ये ट्रायंगल है। ठीक है, और वो किस तरीके के ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। तो इस और ध्यान से सुनो, इसमें ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, मतलब ये भी 60 है, इसकी ये भुजा भी 60 है, इसकी ये भुजा भी 60 है। ठीक है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो सभी 60 ही हैं। तो अब जब 60 ही है सब, तो जरा निकाल के इसी बात पे दिखा दो। तो जो आपका इस बार जो हम लोग बिंदु लेंगे, वो ध्यान रखना कि बिंदु कहाँ पर है, बस यही आपको दिमाग लगाना है। आपका जो एक्स बिंदु है वो यहाँ पर है, और जो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉमन मान रहे हो कि कहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो यहाँ है, वो एक्स दूरी पर है, स्मॉल एक्स। ठीक है, इसको चलो कुछ दूसरा मान लो, इसको और कुछ पॉइंट मानो, यहाँ पे एम मानो नहीं, आप सोचोगे कौन से एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स है। यहाँ से इसी बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी लेंगे बच्चों, वो हो जाएगी x1, और इसी बिंदु से यहाँ तक की जो यहाँ तक अब आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे ना, h/3 करके निकालना। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा जो भी दूरी आएगी, उसका इतना पार्ट आपको निकालना है और इससे जोड़ देना है। तो टोटल यहाँ से लेके और कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी x2। तो और एरिया कौन सा होगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 एरिया। तो A1 A2 निकाल लेना, ये वर्ग है, 60 गुणे 60 करोगे, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब जो है किसका, आधार गुणे ऊंचाई का आधा। तो ये त्रिभुज का निकल जाएगा दोनों का एरिया। कहने का मतलब आप A1 निकाल लोगे, A2 निकाल लोगे, आप x1 निकाल लेना, x2 निकाल लेना। ठीक है, जब आप ये चारों चीजें आप निकाल लोगे, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, x मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू A1 x1 और A2 x2। ठीक है, तो जब लगा लोगे तो ये आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ से x निकल आएगा। ठीक है, x निकालना है आपको, ये भी आपके लिए है होमवर्क। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैंने बताया, अब आपको इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप ये है, इसको निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम लोग देखें तो 59 में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बहुत आसान होता है, डायगोनल इसका जो होता है, इसका जो विकर्ण है बच्चों, ये वाला। ठीक है, A B C और D। ठीक है, ABCD में जो इसका विकर्ण है वो यहाँ कट कर रहा है। अगर ये पूरा 60 है तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 30, तो हो जाएगा इसका 30 कॉमा। ठीक है, अब y वाला भी देख लो, तो A से ऊपर यहाँ तक का 60 है, तो इसका आधा अगर यहाँ तक का देखोगे तो क्या हो जाएगा, 30, तो 30, 30। तो कौन सा आंसर सही भाई, C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन ऑफ बेस इतना एंड हाइट इतना। ध्यान से समझ लो, इन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास एक कोन है जिसकी हाइट क्या है, जिसका रेडियस क्या है बच्चों, जिसका रेडियस है तो आपका वो 10 सेंटीमीटर, और जिसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, इस शंकु की ऊंचाई जो है वो h जो है वो है बच्चों 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब कह रहे हैं कि बता दो भाई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन क्या हो जाता है, जरा बताओगे कोई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन मैंने आपको बताया था दो तरीके से निकलता है। आप चाहो तो h/3 कर दो, सॉरी क्या बोल दिया,
हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहो तो आप h/3 कर दो, चाहे h/4 कर दो। कौन सा वाला करोगे तो यहाँ आप सीधे सीधे h/3 कर दो, क्योंकि यहाँ इन्होंने सॉलिड नहीं कहा है। अगर ये कहते कि ठोस है, ये जो कोन है, ये जो शंकु है, ये ठोस है, तब आप h/4 करते, लेकिन आप h/3 ही करोगे। तो भैया 50 आपका तो h है, 50/3 करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा बी सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन के साथ आज हम लोगों ने ये खत्म कर लिया। 2-3 धुआं उड़ाने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे, हालांकि वो आसान है क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको एक बार समझने की जरूरत है। ठीक है, जो होमवर्क दिए हों दोनों, वो जरूर करना, वो आपके लिए है। जब आप कर लोगे तभी मैं मानूंगा कि आपको आता है। ठीक है, आप करने लगे, आपको आता है। ठीक है, उसको उसके लिए एक क्वेश्चन भी अच्छे से बताए हों, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। चलो, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र। चलो, वृत्त होता तो केंद्र होता, लेकिन भैया अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो इसके आधार से, बच्चों इसके आधार से कितनी ऊंचाई पर होता है, तो वो होता है आपका, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्व केंद्र है बच्चों, वो हो जाएगा, जो गुरुत्व केंद्र है वो हो जाएगा बच्चों। पहले फॉर्मूला आप समझ लो। अगर इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r है बच्चों, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है, अगर हम यहाँ मान लें, कहते हैं कि ये गुरुत्व केंद्र है, तो ये गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला हो जाएगा 4r/3 पाई। तो इसके लिए फिर से आपके लिए मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ। आपका दिमाग बिल्कुल नहीं खपाना है, क्योंकि वैसे भी आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो भैया इसके लिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान से देखो, आपको गिवन है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, और आर की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो गुणा 12/3, और गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, जिसको आप लिख सकते हो 3.14 भी लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करके दिखाओ, आपके सामने कैलकुलेटर खुला है, आप नहीं करोगे, मैं करूंगा, आप देखोगे स्क्रीन पे। तो ये हो गया भैया 48, डिवाइडेड बाई, नीचे करते हैं तो हो जाएगा 3 × 3.14, तो ये हो जाएगा आपका 9.42। तो अब हम लोग करेंगे 48/9.42, तो ये आ जाएगा 5.09। तो क्या आंसर गलत आ रहा है? तो क्या, अच्छा हाँ, आंसर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि आर नहीं है, ये तो डायमीटर है, इन्होंने कहा है डायमीटर है। ये क्या है, 12 है, 12 इसका व्यास है बच्चों, तो आर की वैल्यू 12 नहीं होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा गलती हुई है, उसको सुधार लेते हैं भाई, यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा 6 हो जाएगा, तो जरा यहाँ सॉल्व करके दिखाओ, तो यहाँ हो जाएगा 4×6 = 24। ठीक है, तो 24 बटे हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे 24/9.42, तो ये हो जाएगा 2.54। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.54 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका गुरुत्व केंद्र। तो आंसर तो मैच कर गया, आंसर है आपका बी आंसर, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब बताना आपको कि कैसा लगा ये क्लास। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो ध्यान से सुन लो, अगर अच्छा लगा है बच्चों तो आपको करना पड़ेगा लाइक, ठीक है, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और आपको दबाना होगा बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, चलो, तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन जरूर बताना। जो होमवर्क मैंने दिया है उसको भी जरूर इसमें कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। जो स्टूडेंट बताएगा उसके लिए मैं एक बहुत प्यारा सा थम्स अप दूंगा, और थम्स अप कोल्ड ड्रिंक नहीं, थम्स अप अंगूठे वाला थम्स अप। ठीक है, उसके अलावा एक्सलेंट लिख के मैं आपको आंसर का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप करोगे और सॉल्व करके मुझे बताओगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।